सभी को राम राम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए हुआ कि आज थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मॉर्निंग में वीडियो बनी नहीं, इसलिए आज दोपहर हो गई है। वैसे तो आज दोपहर हुई नहीं, हुई इसलिए नहीं कि आज सर्दी ने यहाँ पे तो सारे रिकॉर्ड फेल कर रखे हैं। जबरदस्त सर्दी है आज तो। ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। अभी तक भी धूप का कहीं नामो निशानी नहीं है और न आज कहीं आने वाली है, ऐसा कोई आसार भी है नहीं। क्योंकि आज तो बाहर निकलने में भी तकलीफ हो रही है। बड़े बुजुर्गों की तो बात अलग, आज तो नौजवानों के पसीने बाहर छूटने के नाम नहीं ले रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो वापिस आके अंदर बैठ रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं मेहनत मजदूरी वाले, उनके भी आज यही हाल हो रहे हैं कि वो भी आग में तप रहे हैं बार बार आके। तो सभी अपने आप को सर्दी से बचा के रखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के एक अच्छे कोटेशन के साथ कि दया का कोई भी काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, व्यर्थ नहीं जाता है। यानी आप किसी पे दया या रहम दिखाओगे, चाहे कितना भी छोटा काम हो, यानी कितनी से छोटी बात हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। हालांकि आजकल की दुनिया को जो देखते हैं यही है कि जो दया करता है वही सबसे ज्यादा पछताता है। ये भी हकीकत है। लेकिन अब बात कोटेशन पे आई है तो कोटेशन इसमें यही दिया है। अब इसमें हम क्या ही कहें, क्योंकि पहले तो ये सब सही लगता था कि हम अगर किसी पे दया करेंगे तो निश्चित तौर पे वो दया व्यर्थ नहीं जाती थी। आज भी हालांकि ये हकीकत है कि दिखने में तो यही है कि वो इंसान पछताता है बाद में, लेकिन कहीं कहीं उसके पास पॉजिटिव पॉइंट तो मिलता ही है कि हाँ, अंदर से उसको एक आत्मा से सुकून आएगा, आत्मा का संतुष्टि मिलेगी। हाँ, ये मैंने अच्छा काम किया है, किसी पे मैंने रहम किया है, इसलिए दया करनी भी चाहिए। अगर बात करें कि आज के दिन की, यानी आज है 8 जनवरी। अगर आप पूछें कि आज का दिन किस लिए विशेष रहा है, तो आज ही के दिन सोमनाथ जो मंदिर है अपना, उस पर पहला आक्रमण हुआ था। यानी 1026 में, यानी ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया। इसे महमूद का भारत पर 15वां आक्रमण माना जाता है। यानी महमूद गजनवी का सोमनाथ जो गुजरात में मंदिर है उसे पहला आक्रमण था। और अगर ओवरऑल बात करें मोहम्मद गजनवी की, तो उनका भारत पर यह 15वां आक्रमण था। एक अच्छी खबर ये दी गई है कि 2025 का निचोड़ निकाला गया है। हालांकि एमपी का ही मेरे पास न्यूज़पेपर है, तो एमपी का ही मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं, यानी बाइक या स्कूटी आप चला रहे हैं, तो हेलमेट जरूर यूज करें। एक अकेले इस शहर की बात करें तो इसमें कि 2024 में 307 लोगों की मौत हुई थी और 2025 में 430 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी 307 से 430 लोग बढ़ गए एक साल में। और इसमें भी मरने वालों में 90% जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट यूज नहीं किया था। यानी रेशियो आया 90 और 10 का। इसलिए सभी से ये एक विनती या अपील है, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, कि बाहर निकलें तो हेलमेट जरूर लगाएं। क्योंकि हेलमेट का और बिना हेलमेट लगाए का रेशियो 90 और 10 का आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सीडेंट ये नहीं है कि खुद की गलती से ही हो, सामने के वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई पीछे से भी ठोक सकता है, कोई रॉन्ग साइड आके भी ठोक आपको सकता है। लेकिन अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तो 90% चांस आपके बचने के हैं। यानी जान गंवाने के चांस 10% ही रहते हैं।
इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है, पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं। अगर वो बाहर निकले तो हेलमेट उनको जरूर पहनना चाहिए, वरना दोपहिया वाहन का यूज न ही करें। कई पेरेंट्स की ये दिक्कत होती है कि हेलमेट है नहीं, तो हेलमेट नहीं है, जब आपने उसको बच्चे को बाइक या स्कूटी दिलवाई है तो हेलमेट क्यों नहीं दिलवाया? कितने रुपए लग जाते हैं? 100-200 में हल्का हेलमेट आ जाता है, 500 रुपये आप खर्च कर दो तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट आ जाएगा। इसलिए इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। अगली खबर सिनेमा जगत से है कि अपनी एक हिंदी मूवी है, उसने कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो मूवी है धुरंधर। कई लोगों ने देख ली होगी धुरंधर मूवी, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसने पुष्पा 2 द रूल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी पुष्पा 2 का भी उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। 831 करोड़ रुपए की उसको आमदनी हो चुकी है। इतना पैसा कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म है वो। इसके निर्देशक आदित्य धर की थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने इतिहास रच दिया। फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर के 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, यानी फिल्म 5 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी। तब से अब तक बॉक्स ऑफिस पर 831.40 करोड़ रुपए कमा चुकी, इतनी कमाई वाली यह पहली हिंदी फिल्म है। कुछ आपको करंट का क्वेश्चन बताऊंगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। उन्होंने राज्य के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वे कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बने हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवजार उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। जनवरी 2026 में सिद्धारमैया ने कुल 7 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। यानी कर्नाटक में अगर किसी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है तो वो सिद्धारमैया जी हैं। दूसरा न्यूज ये रहेगी आपके लिए कि असम के गुवाहाटी में 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पढ़ाई के साथ नैतिक शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यानी असम के गुवाहाटी में कुछ परिवर्तन के लिए 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नामक शिक्षा समिति कोई कार्य कर रही है, तो उन्होंने अपना वहां पे काम करना शुरू कर दिया है। एक यही है कि इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो फिनलैंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी है। बाइक जैसी दिख रही है वो, उसमें बाइक का भी रूप हम मान सकते हैं। तो वो उसकी जो ये है कि एक बार आप अगर आपने उसको चार्ज कर दिया तो 595 किलोमीटर तक चलेगी। यानी ऐसी वो बाइक फिनलैंड ने बना दी है इलेक्ट्रिक, कि एक चार्जिंग में 595 किलोमीटर चलेगी। अगर बीच में कहीं आपको इमरजेंसी हो गई है, लंबा ज्यादा चलना है, तो 10 मिनट में 185 किलोमीटर तक चलने की क्षमता बैटरी वो रखती है कि 10 मिनट में इतना चार्ज हो जाती है वो, कि आप उससे 185 किलोमीटर और चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, निश्चित आएगा। पर यह है कि हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। यानी भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वो है, वो जींद से सोनीपत रूट पे चलेगी। इसके लिए जींद में 3000 किलोग्राम क्षमता वाला हाइड्रोजन प्लांट तैयार किया गया है, जो 11 केवी बिजली सप्लाई से संचालित होगा। यानी हरियाणा एग्जाम में तो निश्चित, बाकी इंडिया लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। इसमें ये पूछेंगे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चली? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? जिंद से सोनीपत रूट पे चली थी। अगला क्वेश्चन ये कि चीन में आविष्कार हुई दुनिया की पहली बार पेपर करेंसी का नाम क्या था? यानी चीन में दुनिया में सबसे पहली पेपर करेंसी का नाम क्या था? वो था जिया ओजी। जिया ओजी।
एक ये अच्छा कि ये बात अच्छी है कि कई बार वही है कि हार्ट की दिक्कत किसी किसी को हो जाती है तो आपको उसमें सीपीआर देना चाहिए। वो कैसे देना है, कैसे नहीं देना, वो आपको मैं बताऊंगा। सभी इस पे थोड़ा गौर करें कि सर्दियों के समय में हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। इसके लिए जीवन रक्षक प्रक्रिया है सीपीआर। हार्ट अटैक आने पर 5 से 10 मिनट की सीपीआर देने देकर हम संबंधित की जान बचा सकते हैं। यानी हमें 5 से 10 मिनट तक सीपीआर देनी है। प्राचीन काल में भी छाती को दबाकर जान बचाने का कार्य होता था, जो आज सीपीआर से होने लगा है। हृदय स्ट्रोक, अस्थमा, नर्वस ब्रेकडाउन एवं हाइपरटेंशन जैसी प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति के दौरान रोगियों को अचानक सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए भी सीपीआर आपातकालीन प्रक्रिया है। हथेली से छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार पंप करना है। यानी हथेली से सामने वाले की जो जिसको हम सीपीआर दे रहे हैं उसकी छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार पंप करना है, यानी ऊपर नीचे दबाना है। एक्सपर्ट ने युवाओं को बताया कि सीपीआर के लिए व्यक्ति की छाती पर हाथ की हथेली से 100 से 120 बार 1 मिनट में दबाना पड़ता है। हाथ के दबाव से छाती लगभग 5 इंच तक दबे और 30 बार सीपीआर के बाद गहरी सांस लेते हुए उसकी नाक को बंद कर मरीज के मुंह में अपनी सांस पूरी छोड़ दें। यानी जब हम छाती दबाएंगे तो कम से कम 5 इंच तक छाती सामने वाले की दब सकती है। हम 30 बार सीपीआर के बाद गहरी सांस लेते उसकी नाक को बंद करें, मरीज के मुंह में अपनी सांस पूरी छोड़ दें। यानी मरीज के मुंह में अपनी सांस भी छोड़नी है। यह प्रक्रिया 2 बार करना चाहिए। इसी क्रम में एक डॉक्टर साहब हुए हैं, उन्होंने कई लोगों की ऐसे जान भी बचाई है। यानी सीपीआर देना सभी को आना चाहिए। ये दिक्कत कहीं भी, कहीं ट्रेन में है, कहीं बस में है, कहीं रास्ते पे है, या कहीं आप पब्लिक पैलेस में हैं, या कहीं मैरिज पैलेस में हैं, या किसी फंक्शन में आप हैं, वहां पे किसी के साथ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अगली खबर अपने सोने को लेकर रहेगी कि अगले 5-7 साल लोग लंबी अवधि में निवेश से जोरदार रिटर्न की उम्मीद में सोने की खरीदारी जारी रखेंगे। सोने की कीमत एक साल में 77% बढ़ने का असर है। निवेशक 50% से बढ़कर 88% हुए हैं। यानी सोने की जो कीमत है वो एक साल में 77% बढ़ गई है। यानी एक साल में 77% बढ़ गई। और निवेश करने वाले लोग हैं वो भी 50% से 86% हो गए। यानी पहले जो सोना 50% लोग यूज करते थे वो 86% हो गए हैं। लोगों ने अपना कमाई का जरिया सोने को ढूंढ लिया है। लोग उसमें निवेश करने लगे हैं। गहनों में सोना कम यूज होने लगा क्योंकि लोग हल्का गहना बनवाने लगे हैं कीमतों में देखते हुए। लेकिन लोग बिजनेस के हिसाब से इसका यूज ज्यादा करने लगे हैं। 6 जनवरी 2025 को देश भर में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 77,161 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी 6 जनवरी 2025 यानी एक साल पहले 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 77,161 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो कि 6 जनवरी 2026 को 1,36,660 रुपये हो गई है। 33% खरीदार गहनों के वजन कम कर रहे हैं। 17% कैरेट घटा रहे हैं। सोने के गहने अब निवेश के लिए प्रमुख है, एसेट क्लास है। यानी बिजनेस के लिए लोग ज्यादा यूज सोना अब करने लगे हैं, इसलिए इसकी कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक अगली खबर जो एलआईसी यूज करते हैं उनके लिए रहेगी कि अगर किसी की एलआईसी बंद हो गई या उसमें ये रीजन हुआ कि वो पैसा भर नहीं पाया, उसमें रीजन चाहे कोई भी हो, अगर वो पैसा नहीं भर पाया है तो उसके लिए अब मार्च तक ये अभियान एलआईसी छेड़ रही है कि हम
जो भी उनके पेनल्टी लगती है उस पे 30% की छूट देंगे। यानी जिसकी पॉलिसी बंद है वो अपनी पॉलिसी चालू करवा सकता है, उसमें वो 30% तक की आपको छूट दे रहे हैं। अगली प्रेरणादायक बात आपको बताऊंगा कि झूठे ज्ञान से बचकर रहना चाहिए, यह अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। यानी अपने झूठे ज्ञान से आपको बच के रहना चाहिए, यानी दिखावा नहीं करना चाहिए। जिस चीज का हमें नॉलेज है ही नहीं तो वो हमें किसी के सामने पेश नहीं करना चाहिए, झूठी अकबक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। यानी हमें कुछ पता होता नहीं है जिस चीज के बारे में, सामने वाला हमसे कोई पूछ लेता है तो कई लोगों की इसमें यही आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ उसको बताएंगे, चाहे उनको पता है जीरो हो उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ उसको बताएंगे। वो ये साबित नहीं होने देंगे कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए ये प्रेरणा सही है कि झूठे ज्ञान से बचकर रहना चाहिए, यह अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में फंस जाते हैं और कुछ दोस्त ऐसी बातों में गिर भी गए हैं। एक अच्छी बात बताई है कि अतीत को भूलें, वर्तमान को पकड़ें और भविष्य से जुड़ें। यानी अतीत को भूलें, यानी अपने प्राचीन काल को आप थोड़ा भूलें, वर्तमान को थोड़ा पकड़ें, यानी वर्तमान की तरफ झुकाव दें और भविष्य से आगे जुड़ें, यानी आगे भविष्य देखें। नए साल की पहली तारीख को बहुत सारे लोग कोई ना कोई संकल्प लेते हैं, फिर 2 तारीख तक उसे भूल भी जाते हैं। यानी लोग नए साल पे 1 तारीख को कोई ना कोई संकल्प लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, और 2 तारीख को वो संकल्प वो भूल भी जाते हैं और उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे पिछले साल थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। नए साल का उत्साह, संकल्प का चिंतन कम से कम 1 महीने तो रहे, ताकि आने वाले 11 महीने हम कुछ न कुछ नया कर सकें। यानी एक दिन में हमें ऐसी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम 1 महीने भी इस संकल्प को लेकर चल गए तो अगले 11 महीनों में कुछ न कुछ नया जरूर करेंगे। श्री राम को जब वनवास हुआ और उन्होंने राम कथा के अरण्य कांड में प्रवेश किया तो 3 बातें सिखाई: अतीत को भूलना, वर्तमान को पकड़ना और भविष्य से जुड़ना। श्री राम का जीवन लगभग यू टर्न ले चुका था, लेकिन जो कुछ कैकेयी ने उनके साथ किया उसे अतीत मानकर उसे शिक्षा लेकर भूल गए, क्योंकि जीवन में जितने बोझ हम उठाते हैं उनमें से एक बड़ा बोझ अतीत का भी होता है। सिर पर ज्यादा बोझ रख लो तो चाल बिगड़ ही जाती है। वर्तमान को पकड़ें, जो आज हो रहा है उससे जुड़ें, एकाग्र होकर उस पर काम करें और भविष्य से अपने आप को जोड़ें। बहुत तेजी से इस साल दुनिया बदलेगी, हम अपडेट रहें, यही श्री राम सिखा के गए हैं। यानी अगर सिर पर ज्यादा वजन होगा तो पैर लड़खड़ाएंगे ही। यही बात इनकी कहनी है कि अगर हम प्राचीन की ही सारी बातें लेके बैठेंगे तो वर्तमान हम जी नहीं पाएंगे और भविष्य से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्राचीन बातें थोड़ी आपको भूलनी होंगी, वर्तमान को अच्छे से जीना होगा और भविष्य के साथ आगे जुड़ना होगा, यानी भविष्य के बारे में आपको सोचना होगा। अगला इसमें अच्छी बात क्रिकेट जगत से बताई गई है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके एक फ्रेंचाइजी थी जिस कोलकाता नाइट राइडर्स टीम आईपीएल की, उसके जो मालिक हैं वो शाहरुख खान थे। उन पे दबाव दे के मुस्तफिजुर रहमान जो उनके गेंदबाज थे बांग्लादेश को, उसको रिलीज करवा दिया, यानी उसको टीम से निकलवा दिया गया है। तो इसी बात को लेके थे कि सितंबर में जो श्रृंखला भारत में, या ये कहेंगे बांग्लादेश में भारत की होगी, क्या भारत वहां पे खेलने नहीं जाएगा? बीसीसी किस आधार पर केकेआर पर दबाव बनाकर बने खिलाड़ी को हटाने के लिए मजबूर किया गया? यानी 2026 में T20 सीरीज होगी बांग्लादेश में भारत की, क्या भारत उस समय खेलने नहीं जाएगा? ये दिलचस्प रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें किस देश में हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें कनाडा देश में हैं, जहां पे 8 लाख से ज्यादा झीलें हैं। कनाडा में 8.79 लाख झीलें ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक है। इसके साथ छोटी झीलें भी जोड़ी जाएं तो यहाँ आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचता है। कनाडा की भौगोलिक स्थिति ही वहां पर इतनी संख्या में झीलें होने का कारण है, यानी ज्यादा झीलें कनाडा में होने के कारण वहां की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है।
31,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ग्रेट बियर लेक का, जो कनाडा की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कनाडा की सबसे बड़ी जो झील है वो ग्रेट लेक है। अगली खबर जनगणना से लेके है कि 2011 के बाद जनगणना अपनी हुई नहीं है, तो उसका पहला चरण है वो 2027 में अप्रैल से शुरू होगा, यानी 1 अप्रैल से इसमें जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इसमें जो 30 सितंबर तक चलेगा, इसमें देश भर की सभी संरचनाओं, घरों, परिवारों की व्यवस्थित सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 3 दिन अभियान चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार इस गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों में स्व गणना कराने का विकल्प भी उपलब्ध होगा, यानी 1 अप्रैल 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। एक इसमें ये रिकॉर्ड दिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में देश में अगर टॉप पे कोई शहर है तो वो बेंगलुरु है और दूसरा चेन्नई है, यानी महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित बेंगलुरु और चेन्नई में, यानी दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं दिखाई देती हैं। एक ये एक खबर आई है, अंधविश्वासी पिता हैं हरियाणा में। इनकी खबर ये आई है कि कल इनको एक बेटा हुआ है, यानी 11वां बच्चा हुआ है। पहले उनके 10 बेटियां हैं, उनके 11वां बेटा हुआ है। जब मीडिया में ये खबर गई तो मीडिया वाले हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो मीडिया वालों ने उनसे अपनी 10 बेटियों के नाम पूछे, तो वो पिता अपनी 9 ही बेटियों के नाम बता पाए, एक बेटी का वो अपना नाम भी नहीं बता पाए। मतलब ऐसी ऐसी लाइन लगा रखी है, ऐसे अंधविश्वास भरा हुआ लोगों में कि बेटा बेटा बेटा, यानी उनको 10 बेटियां पहले से हैं। वो व्यक्ति पहले तो दिहाड़ी मजदूरी करता था, अब वो कुछ भी नहीं करता, अपने घर पे बैठा है, और फिर भी इतने बच्चे उसने पैदा कर दिए एक बेटे के चक्कर में, और कर भी इतने दिए कि उसको उनका नाम भी याद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से आप थोड़ा बचें। एक आपको 2 दिन का नियम बताऊंगा मैं कि नियम क्या है, कि यह नियम कहता है कि अपनी किसी भी अच्छी आदत को लगातार 2 दिन कभी न छोड़ें, यानी आप कोई भी अपनी अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उसको 2 दिन लगातार न छोड़ें। यदि सोमवार को व्यायाम नहीं कर पाए तो मंगलवार को इसे बिना किसी बहाने समझौते के जरूर करें। यानी आप लगातार कोई काम कर रहे हैं या कोई नई योजना आपने बनाई है उस पर आप कार्य कर रहे हैं, तो लगातार 2 दिन उसको न छोड़ें। मान लो एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन उसको जरूर करें बिना किसी बहाने के, चाहे हमें कितना भी टाइम उसमें लगे, लेकिन दूसरे दिन उसको अवश्य करें। एक दिन तो किसी भी कारणवश टल जाए, लेकिन दूसरे दिन न टालें। अगर दूसरे दिन भी वो टल गई तो फिर दिक्कत तीसरे दिन आएगी ही। यह नियम एक खराब दिन को खराब महीने में बदलने से रोकता है, इससे अनुशासन बना रहता है और असफलता का डर हावी नहीं होगा। यानी ऐसे करते करते एक महीना भी ऐसे गुजर सकता है, इसलिए ये नियम आप अपना सकते हैं। एक इसमें कहानी दी गई है, अच्छी कहानी दी गई है कि 2 व्यक्ति हैं, एक सेठ जी हैं, यानी विश्वास अविश्वास की बात इसमें आती है। एक सेठ जी हैं, एक किसान आदमी है, वो अपना पशु रखते हैं, दूध बेचते हैं। सेठ आदमी से किसान है, वो अपना काम चलाता है, यानी उससे घर का जो सामान है, राशन का सामान है, वो उससे लेके जाता है। ऐसे ही सेठ जो है वो उससे किसान से रोजाना दूध लेता है, यानी वो रोजाना 5 लीटर दूध लेता है और घी भी लेता है। तो दूध का तो चलो नाप था उसमें, लेकिन घी का उनका कोई नाप नहीं था। टाइम लंबा चला जाता है धीरे धीरे, लेकिन जो बढ़िया होता है उसकी थोड़ी नीयत बिगड़ जाती है। एक दिन वो
उस किसान को जैसे वो घी दे के जाने लगे तो किसान से बोले कि रुको जरा, मुझे ये घी तोलना है। किसान ने पलट के पूछा कि सेठ जी, आज तक तो आपने कभी ये घी नहीं तोला, आज कैसे आप घी तोल रहे हैं? सेठ जी ने बोला, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहे हैं, घी कम आ रहा है। किसान ने बोला, ठीक है, आप घी तोल लीजिए। सेठ ने घी तोला, घी 300 ग्राम कम आ गया। सेठ ने किसान से बोला कि आप इसका मतलब तो मेरे को काफी सालों से ऐसे ही चूना लगा रहे हैं। किसान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन किसान ने भी रिप्लाई में उत्तर दिया कि सेठ जी, आप जो मुझे शक्कर, चीनी, गुड़ जो देते हो 5 kg का मान के, मेरे पास घर में कोई बाट नहीं है तोलने के लिए, इसलिए मैं आपका जो सामान है वो एक साइड 5 kg मान के रखता हूँ, दूसरी साइड ये घी तोल के लाता हूँ। सेठ की वहीं से नजरें झुक गई, सेठ पानी पानी हो गया। यानी सेठ भी चोर ही था कि सेठ 300 ग्राम वजन कम तोलता था, इसलिए सेठ की बात वहां पे पकड़ी गई। इसलिए जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उस पे भरोसा ही रखें तो ही अच्छा है। धन्यवाद। आज की बातें यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।